वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज सामाजिक क्लास 10वीं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अर्थात भूमंडलीकृत से तात्पर्य वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से तात्पर्य कि आज विश्व के सभी देश आपस में टेक्नोलॉजी साझा करते हैं, मजदूरों का साझा करते हैं। किसी देश में मजदूरों की कमी है तो यहाँ से मजदूर दूसरे देश में भेज दिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। तो पहला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यूरोप। तो 18वीं शताब्दी से मतलब 1701 से लेकर के 1800 तक, 18वीं शताब्दी, तो उस समय जो सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बन के उभरा था वो यूरोप उभरा था। सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया? उत्तर आएगा अफ्रीका। किसको बांट लिया? अफ्रीका को बांट लिया। मतलब अधिकतर अफ्रीका के क्षेत्रों पर अधिकतर यूरोपीय देशों का कब्जा हो गया था। ठीक है। भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो उनको कहते थे गिरमिटिया मजदूर। और अनुबंधित श्रमिक से तात्पर्य कि वो जो श्रमिक थे यानी मजदूर थे वो किसी एक ठेकेदार मान लो या किसी के अंदर किसी के नीचे काम करते थे, उनको पूरे वर्ष के लिए फिक्स कर लिया जाता था कि भाई पूरे साल के इतने पैसे, तो वो एक तरीके से बंध जाते थे और उनको जो वो ठेकेदार है वो कहाँ भी भेजे और उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा जाता था, उनको मजदूरी कम दी जाती थी। इसको बोलते हैं अनुबंधित श्रमिक, तो इनको बोलते थे गिरमिटिया। 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैल गई थी? तो रिंडरपेस्ट फैल गई थी। और रिंडरपेस्ट जो है जानवरों में फैली हुई बीमारी थी। रिंडरपेस्ट बीमारी किससे फैली थी? तो पशुओं से फैली थी। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ हुआ 1929 में। ये विश्व की बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में मंदी अलग आएगी। तो महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ विश्व में। मंदी से तात्पर्य कि किसान अधिक उपज पैदा कर रहे हैं परंतु उनको उपज के मुकाबले उनका दाम मिल नहीं पा रहा है। ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि गेहूं में 2000 रुपये क्विंटल बेचूं पर मार्केट में उनको 1000 रुपये क्विंटल का दाम मिल रहा है, इसको बोलते हैं मंदी। उत्पादन है पर उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे? तो स्पेन के। चेचक एक बीमारी है। स्पेन के कुछ सैनिक अमेरिका में चले गए थे और वहां की जो है लगभग आबादी साफ हो गई थी, यानी कि मर गई थी। किसके कारण से? चेचक के कारण से। क्योंकि ये चेचक के जो कीटाणु है कौन स्पेन के सैनिक ले गए थे। इन सैनिकों में किसी को चेचक की बीमारी हो गई थी और ये सैनिक वहां भी चले गए तो वहां भी बीमारी फैल गई, इसलिए इनको कहा गया कि सैनिक के सबसे बड़े हथियार। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना का प्रारंभ किया तो जब देश आजाद हुआ तब, कब? 1947 में। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृहद स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में शुरू हुआ? तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृहद स्तर पर उत्पादन का चलन जो है 1920 के दशक में शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 11, G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? तो ये एक विकासशील देशों का समूह है। ठीक है। 3 प्रकार के देश होते हैं, विकासशील, विकसित और अविकसित। तो विकासशील यानी कि जिनका विकास चल रहा है, जिसमें भारत भी है। विकसित यानी कि जिनका विकास हो चुका है, डेवलप्ड कंट्री है, वो अमेरिका। अविकसित यानी कि जिनका जो अभी बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, ठीक है, वो अविकसित है। कौन कौन? जैसे अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप पूरा पिछड़ा हुआ है, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ तो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। रिक्तिस्तान, 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। कॉर्न लॉ का मतलब मक्का के आयात पर लगा दिया प्रतिबंध, की बाहर से जो है मक्का नहीं आएगी। इसका क्वेश्चन आगे भी है, मैं समझाऊंगा। दूसरा, रिक्तिस्तान तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। तो 1890 तक जो है वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। मतलब खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक जो है लोग दूसरे देश से भी मंगाने लग गए थे, मशीनें मंगाने लग गए थे और बीज मंगाने लग गए थे। इसको बोलते हैं वैश्विक कृषि। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। तो उद्योगों को टारगेट रखते हुए मुख्यतः युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसको आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहते हैं। प्राचीन काल में कोड़ियों का उपयोग किसके लिए करते थे? तो मुद्रा के रूप में कोड़ियों का उपयोग करता था। तो कोड़ियों के बाद में फिर सिक्के आए, सिक्कों के बाद में नोट आए। इस प्रकार से अलग अलग करेंसी अलग अलग देशों की आई। प्रश्न नंबर 1, एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग किस शहर के नाम से जानते थे? तो एल डोराडो शहर को जो है यूरोप के लोग सोने का शहर के नाम से जानते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था? तो ये अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था। और ध्यान रहे कोलंबस ने ही जो अमेरिका की खोज की थी 1498 में। चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था? तो चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद एवं गुयाना में लोकप्रिय था। ये देशों के नाम है। यहाँ का जो है विशेष रूप से यहाँ की म्यूजिक को किसके नाम दिया? चटनी म्यूजिक। भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया था? सन 1921 में इनको समाप्त कर दिया गया था। अनुबंधित श्रमिक में पहले आपको बता चुका हूँ। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो एक साइड जो देश लड़े गए उनको मित्र देश कहते थे और दूसरी साइड जो लड़े गए उनको केंद्रीय देश या दूरी राष्ट्र, इस प्रकार के नाम दिए गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे वो कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इन तीनों ने आपसी सहयोग से युद्ध किया था।
आर्थिक महामंदी के सामने महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? चूंकि आपको बताना चाहिए, भारत में जो आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई थी वो 1929-30 के आसपास स्टार्ट हुई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी समय 1930-31 के आसपास में ही प्रारंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो इसमें उत्तर आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऐसी दो संस्थाओं के नाम बताइए जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित की गई थी। तो ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। हेनरी फोर्ड कौन था? तो ये एक फोर्ड कंपनी का जो है कार निर्माता था, हेनरी फोर्ड। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? सन 1947 में। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो केंद्रीय शक्तियों का मतलब, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय एक तो थे मित्र राष्ट्र, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और सामने जो थे वो कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की और बुल्गारिया, ये सारे देश सम्मिलित थे। भारत से गए अनुबंधित श्रमिकों के एक वंशज का नाम बताइए। तो एक वंशज यानी कि जो अनुबंधित श्रमिक जो अपने भारत देश से दूसरे देशों में काम करने के लिए गए, उसमें जो एक बचा हुआ है कौन है? उसका नाम साहित्यकार है वो, पहले बात तो, और वीएस नायवाल, और इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साहित्यकार है वीएस नायवाल, और नायवाल से याद रख लो, नोबेल भी याद रख लो कि नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। वीटो अधिकार का विषय बताइए। तो वीटो का मतलब होता है कि वीटो अधिकार के सहारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए निरस्त करवा सकते हैं। कोई देश चाहे तो अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए किसी भी प्रस्ताव को वह अस्वीकार करवा सकता है। उदारीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। इस व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी बाहर की जो कंपनी आपके देश में काम करने के लिए आ रही है, आपका उनका उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए आ रही है, और अगर आप उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कर लगा दो, टैक्स लगा दो, है ना, तो वो उदारीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। उदारीकरण का मतलब उनको यहाँ, जब वो बाहर के कंपनी वाले यहाँ आएंगे तो आप उनको टैक्स फ्री करो, टैक्स उसका कम करो, और उनको आने के लिए प्रोत्साहित करो, उनकी जिस भी उद्देश्य से वो आ रहे हैं उसके लिए उनको मदद करो। इसको क्या बोलते हैं? उदारीकरण। तभी तो बाहर की कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने देश में आ पाएंगी, और जब वो आ पाएंगे तो हमारे देश को क्या मिलेगा? रोजगार उससे मिलेगा। इसको बोलते हैं उदारीकरण। मतलब नियमों में थोड़ी सी छूट देना, नियमों में थोड़ी सी छूट देना उदारीकरण के अंतर्गत आता है। विनिमय दर किसे कहते हैं? तो विनिमय का मतलब लेन देन होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं विनिमय दर, कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपया कितना है ना, और यहाँ की करेंसी के मुकाबले मान लो किसी और देश की करेंसी कितनी, तो इसको बोलते हैं विनिमय दर। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के किन्हीं 3 प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जब भी जनसंख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से खाने की चीज़ों की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो वही है, देश में भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। शहरों के विस्तार होने तथा उद्योगों के बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि हो गई। तीसरा, मांग में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद भी महंगे हो गए। ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा है, मिल कम रहा है, तो निश्चित रूप से बेचने वाला उसको महंगा ही बेचेगा। प्रश्न नंबर 2, भूमंडलीय विश्व के बनने की क्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक हुए, कौन कौन से? तो भूमंडलीय विश्व कैसे बना? भूमंडलीय का मतलब कि सभी जो देश हैं परस्पर तकनीकी का साझा कर रहे हैं, मजदूरों का साझा कर रहे हैं, पूंजी का साझा कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो पहला पॉइंट है व्यापार। दूसरा, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तीसरा, पूंजी, पूंजी के उद्देश्य से। चौथा, अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान हुआ। वैश्विक का मतलब एक परस्पर देशों में आदान प्रदान की, कोई वस्तु वहाँ नहीं है, हम जैसे हम भारत में रक्षा उपकरण है, राफेल विमान है, अलग अलग तरह के फाइटर प्लेन है, हम रूस से मंगवाते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? वैश्वीकरण के अंतर्गत ही ये आता है। हो सकता है रूस कोई चीज़ उसके यहाँ उत्पादित नहीं होती हो, हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? वैश्वीकरण के या भूमंडलीकरण के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 3, रेशम मार्ग सिल्क रूट क्या थे? तो रेशम मार्ग सिल्क रूट क्या थे? तो ये इस प्रकार के मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। ईसा पूर्व का मतलब 0 साल से लेकर के जितने भी उल्टे चलेंगे अपन, क्योंकि जैसे वर्तमान चल रहा है 2023, तो ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ 2023 साल हुए हैं, तो उससे पहले के सालों को हम किसे व्यक्त करते हैं? ईसा पूर्व, यानी कि जीरोस के उधर के जितने भी हैं उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक, तो रेशम मार्ग वो जो है, इनसे पहले जो रेशम का व्यापार होता था, परंतु बाद में और चीजें भी इनसे आने जाने लग गई हैं, इसको इसलिए बोलते हैं रेशम मार्ग, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग रखा गया। भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी से किस तरह प्रभावित हुए हैं? पहला पॉइंट है, कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से कमी आई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। इससे कृषक कर्ज में डूब गए। मतलब उत्पादों की कीमतों में जो कमी आ गई, जितना उन्होंने खर्चा किया है उसको उगाने के लिए उतना मिल नहीं पा रहा है, और सरकार टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं है। इससे जो किसानों की दुर्दशा हो गई, तो एक कारण ये। दूसरा, कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी अधिक गिरावट आने से किसान बुरी तरह प्रभावित हो गए।
पटसन मतलब जूट उद्योग, पटसन उद्योग जिनसे रस्सियाँ बनती है, तो उनमें भी 60% की जो गिरावट देखी गई, इससे किसान प्रभावित हुए। तीसरा, किसानों के अत्यधिक मात्रा में कर्ज में डूब जाने से उनको सोने चांदी के आभूषण बिक गए उनके। सबसे पहले आदमी फिर यही निकालेगा, उसके बाद में फिर क्या करेगा, साहूकार से ऋण लेगा, है ना। तो ज़मीन जो है सूदखोरों के पास गिरवी रख दी गई। तो इस प्रकार से जो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई मंदी के कारण। प्रश्न 5, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई? युद्धोत्तर का मतलब है जब युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में क्या क्या सुधार हुए, किन किन चीज़ों की जो स्थापना हुई। तो देखो, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना था। क्योंकि जब युद्ध होता है तब पूरे देश के देश उजड़ जाते हैं, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, पैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो इसलिए इन की स्थापना की गई। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनी सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई, जिन्होंने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न का मतलब मक्का, तो मक्का पे लगाया गया था, उसे क्यों समाप्त किया गया, उसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? जिस कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी, आयात का मतलब कि दूसरे देश से मक्का मंगाना, उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी। कॉर्न लॉ के लागू हो जाने के बाद खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों को समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया गया। कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आ गई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। मतलब क्या हुआ कि जब सरकार मक्का वहाँ बाहर से आती थी और वहाँ के किसान भी उगाते थे, परंतु बाहर से आने वाली जो मक्का है वो सस्ती पड़ रही है और वहाँ जो किसान उगा रहे हैं वो मक्का कैसी पड़ रही है, महंगी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से वहाँ का जो व्यक्ति है वो बाहर से आने वाली मक्का को ही खरीदेगा। इसलिए वहाँ के जो जमींदार थे, बड़े बड़े किसान थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाल करके कि बाहर से आने वाली मक्का को बंद करवा दिया। अब बाहर से आने वाली जो मक्का बंद हो गई तो फिर वहाँ के जो स्थायी जो किसानों की जो मक्का थी तो उसको उन्होंने मनमाने दाम पर बेचा। इससे वहाँ की दुर्दशा हो गई और वो कम भी थी, इतनी मात्रा में पूर्ति नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए फिर वापस से जो है वो बाहर से आने वाली मक्का को जो है स्टार्ट किया, तब जाकर वहाँ पर पूरी समस्या दूर। प्रश्न नंबर 7, कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती से क्या अभिप्राय है? तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया था, जिससे कि निर्यात के लिए गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थान से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता है। मतलब ऐसी ज़मीन जो कभी उपजाऊ नहीं थी, उस पर खेती करने के लिए नहरें ला दी, उन्होंने नहरों से पानी ले आए और वहाँ खेती करने के लिए लोग चाहिए, तो वहाँ जो पंजाब के क्षेत्रों के लोग स्थायी रूप से वहाँ पर कॉलोनी बना करके उनको बसा दिया। इसी को बोलते हैं कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, आधुनिक काल से पूर्व का विश्व 18वीं शताब्दी में तेज गति से सिकुड़ता गया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया तथा पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका तक पहुंच गए थे। दूसरा, 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली एवं स्पेनिश सेनाओं की विजयों का क्रम प्रारंभ हो चुका था तथा उन्होंने अमेरिका में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। तो इन दोनों कथनों से कह सकते हैं कि आधुनिक काल से पूर्व का विश्व 16वीं शताब्दी में तेज गति से सिकुड़ता गया। प्रश्न नंबर 9, लचीली विनिमय दर क्या है? इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। इसे लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दर का मतलब ही हो कि भाई दो देशों के बीच की जो मुद्राएं हैं उनमें तालमेल, संतुलन, जैसे $1 के मुकाबले रुपया 70-80 रुपये, तो ये जो घटना बढ़ना होता है इसको बोलते हैं लचीली विनिमय दर। प्रश्न नंबर 10, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं की अर्थव्यवस्था को विश्व समुदाय के साथ जोड़ना। अर्थात वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और क्रेताओं, प्रौद्योगिक पूंजी तथा श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, वैश्वीकरण का मतलब आपस में सामंजस्य स्थापित करना कि भाई दूसरे देश में अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी नहीं है, तो एक देश दूसरे देश को तकनीकी का साझा करेगा, उसको बताएगा कि भाई ऐसे करना है इसको, ठीक है। और अगर कई मजदूरों की कमी है तो एक देश से दूसरे देश में मजदूर भेजे जाएंगे, पूंजी की कमी है तो उसकी मदद की जाएगी। इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। सिंपल से उदाहरण सब समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में मान लो कि सब्जी की कमी है तो हम पड़ोसी से मांग लेते हैं कि भाई मिर्ची चाहिए, 1-2 मिर्ची चाहिए, नींबू चाहिए। इसी प्रकार से वैश्वीकरण का भी यही मतलब समझो, आप इसको बड़े लेवल पे समझो कि दो देशों को जब आपस में किसी भी चीज़ का वो साझा करते हैं, जैसे अपने यहाँ गेहूँ ज़्यादा उत्पादित हो रहे हैं, हम दूसरे देश को भेजेंगे,
उस देश में शक्कर ज़्यादा उत्पादित हो रही है, हम वहाँ से मंगवा लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, किसके अंतर्गत आएगा, ये वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट अपना समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।